हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, दैट इज़ चैप्टर नंबर 21, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है। अब इस चैप्टर में हम सबसे पहली बात तो पढ़ेंगे किसके बारे में, तो वी विल स्टडी अबाउट द आवर नर्वस सिस्टम, हमारे बॉडी में जो नर्वस सिस्टम है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब इस चैप्टर में एक वर्ड आ रहा है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब है बेटा? कोऑर्डिनेशन को अगर मैं हिंदी में आके समझाने की कोशिश करूँ तो कोई काम करना, ठीक है, कोई एक काम दो लोग मिलके कर रहे हैं और वो दोनों आपस में एक साझेदारी बना के रखते हैं, वो काम कर रहे हैं, यानी कि आपस में कोऑर्डिनेट करके काम कर रहे हैं। ठीक है, कि अगर कोई काम करना है तो उसके दो पार्ट होंगे, एक पार्ट तुम कर लो, एक पार्ट मैं कर लूँगा, एंड हेंस दोनों के एफर्ट से वो काम पूरा होगा। सो दैट इज़ नॉन एज कोऑर्डिनेशन। और वही अगर हम लोग बॉडी में अगर बात करें तो बॉडी का क्या मतलब है कि जब कोई दो ऑर्गन्स, ठीक है, जब कोई दो ऑर्गन आपस में इंटरैक्ट करता है और एक दूसरे के फंक्शन को कॉम्प्लीमेंट करता है। इसका क्या मतलब हुआ कि किसी एक ऑर्गन ने कोई एक फंक्शन किया तो उसके सपोर्ट में दूसरा ऑर्गन दूसरा फंक्शन करेगा। ठीक है, एंड हेंस एक दूसरे के फंक्शन को कॉम्प्लीमेंट करते हुए ये आगे बढ़ेंगे और एक किसी टास्क को पूरा करेंगे। ठीक है, सो दिस इज नॉन एज कोऑर्डिनेशन। ठीक है, जैसे कि जब लास्ट चैप्टर में हमने कहते हैं मसल्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है, वहाँ हमने क्या पढ़ा था कि जब नर्व से इम्पल्स आता है तब जाकर मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है ना। अब नर्व से जो इम्पल्स आ रहा है दैट इज अ पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। वहीं जब मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो मसल इज अ पार्ट ऑफ मस्कुलर सिस्टम, है ना। तो अब यहाँ पे क्या है बेटा, जो कहते हैं नर्व आ रहा है, जब तक वो नर्व नहीं आएगा तब तक मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। ठीक है, और जब मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा तो उसके बाद उसके कॉन्ट्रैक्शन को रोकने के लिए भी तो कहते हैं उस इम्पल्स को रोकना ज़रूरी है। ठीक है, तो दोनों ही ऑर्गन एक दूसरे के फंक्शन के साथ चल रहे हैं, हेंस वहाँ पे कोऑर्डिनेशन हो रहा है। अगर दूसरा एग्जांपल ले जो आपके बुक में गिवन है, तो फॉर एग्जांपल जैसे कि हार्ट का फंक्शन है, लंग्स का फंक्शन है, ब्लड वेसल्स जो हैं, इन सब के जो फंक्शंस है बेटा, ये अफेक्ट होते हैं हमारी फिजिकल एक्टिविटी से। हम अपने फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ा के या घटा के हार्ट, लंग्स और इन सब के रखते हैं फंक्शंस को भी बढ़ा या घटा सकते हैं। अगर हम दिन भर बहुत ही रखते हैं आराम से रहेंगे तो हमारा जो रखते हैं हार्ट का जो जो फंक्शन है वो नॉर्मल रेट पे रहेगा, लंग्स का जो फंक्शन नॉर्मल रेट पे रहेगा। वहीं अगर हम लोग हैवी वर्क करेंगे, भागेंगे दौड़ेंगे, तो हमारे हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, तो हार्ट का जो रेट है उसको भी रखते हैं बढ़ाना पड़ेगा। जो लंग्स के रखते हैं प्यूरिफिकेशन का जो रेट है उसको भी रखते बढ़ाना पड़ेगा। हैंस ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन से चल रही हैं। ठीक है, तो दैट इज व्हाट वी मीन बाय कोऑर्डिनेशन। ठीक है, चलो अब बात करते हैं बेटा हमारे बॉडी में जो न्यूरल सिस्टम है ये क्या काम करता है। तो एक नेटवर्क प्रोवाइड करता है नर्वस सिस्टम। अच्छा, अब इस कोऑर्डिनेशन को हम नर्वस सिस्टम में ही क्यों पढ़ रहे हैं, और भी तो सारे चैप्टर्स थे उसमें क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि इस कोऑर्डिनेशन के लिए नर्वस सिस्टम वो सिस्टम है जो कि एक हमें नेटवर्क प्रोवाइड करता है। ठीक है, एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क हमें देता है ताकि क्विक कोऑर्डिनेशन हो सके। अब ये कोऑर्डिनेशन तो तभी होगा ना जब किसी दो ऑर्गन्स के बीच में इंटरैक्शन तुरंत हो जाए। ठीक है, तो ये इंटरैक्शन न्यूरल सिस्टम की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है, ताकि मैसेज एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के पास तुरंत पहुंच पाए, तभी तो वो इंटरैक्ट कर पाएगा आपस में, और जब इंटरैक्ट करेगा तभी तो कोऑर्डिनेट कर पाएगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय कोऑर्डिनेशन, एंड हेंस नर्वस सिस्टम जो है वो कोऑर्डिनेशन में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ेंगे बेटा, चैप्टर नंबर 22 जो है, उसमें हम लोग कहते हैं ये हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ग्लैंड्स और हॉर्मोन्स के बारे में बात करेंगे। तो नर्वस सिस्टम और हॉर्मोन्स ये दोनों भी आपस में एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं। ठीक है, वो कैसे काम करते हैं वो जब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा हम देखेंगे। चलो अब यहाँ पे ह्यूमन नर्वस सिस्टम की बात करें बेटा, तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। कौन कौन सा? फर्स्ट इज द CNS, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड द सेकेंड वन इज द PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें बेटा, तो सपोज इफ दिस इज आवर हेड, दिस इज आवर नेक, और फिर ये हमारा बॉडी है।
ठीक है। तो हमारे बॉडी का जो सेंटर पार्ट है, हमारे बॉडी का जो सेंटर पार्ट है, ठीक है, इस सेंटर पार्ट में जितने भी आते हैं नर्व्स आएंगे, हमारे बॉडी के सेंटर पार्ट में जितने भी नर्व्स या नर्वस ऑर्गन्स आएंगे वो किसके पार्ट हो जाएंगे बेटा? वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट हो जाएंगे। इसीलिए इसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है, ठीक है। और वहीं अब इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकल के जो भी नर्व्स बॉडी के पेरिफेरी में जाएंगे, पेरिफेरी का क्या मतलब होता है? सपोज इफ दिस इज द सर्कल, तो सर्कल का पेरिफेरी क्या हो जाएगा? सर्कल का पेरिफेरी उसका आउटर रीजन हो जाता है बेटा, ठीक है। तो उसी तरह बॉडी का पेरिफेरी क्या हो जाएगा? जो बॉडी का जो आउटर रीजन, ठीक है। तो वैसे नर्व्स जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकल के कहाँ जाएंगे? पूरे बॉडी में, बॉडी के पेरिफेरी में आके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। दैट विल बी नॉन एज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्यों कह रहे हैं और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्यों कह रहे हैं, ये समझ में आया? क्यों? सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है, ठीक है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ओरिजिनेट सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ही हो रहा है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। सेंट्रल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जो नर्व्स होंगे वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ही ओरिजिनेट होंगे और फिर वो पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ठीक है। चलो, अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें बेटा, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो ऑर्गन्स आएंगे। कौन कौन से? फर्स्ट इज द ब्रेन एंड सेकेंड वन इज द स्पाइनल कॉर्ड। ऑब्वियसली हेड में हमारा एक ब्रेन है, ठीक है, और हेड से एक निकलते हुए हमारे वर्टिब्रल कॉलम में आते हैं जाता है कौन? तो हमारा स्पाइनल कॉर्ड। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, स्केलेटन चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम क्या है बेटा? ये इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा, इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा, उसको प्रोसेस करेगा, ठीक है। इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा, उसको प्रोसेस करेगा, एंड डिपेंडिंग अपॉन द इंफॉर्मेशन, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोसेसिंग, उसके बाद जो भी उन्हें एक्शन लेना होगा उस एक्शन से कंट्रोल करेगा, ठीक है। आई बात समझ में? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बेसिकली दो तरीके के कहते हैं फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एफरेंट फाइबर्स और इफरेंट फाइबर्स। एफरेंट फाइबर्स भी हम कह सकते हैं, एफरेंट नर्व्स भी हम लोग कह सकते हैं। अभी हम लोग आगे चल के नर्व्स का कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ठीक है। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, तो वहाँ पे भी हम एफरेंट और इफरेंट न्यूरॉन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, पहले हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी दो पार्ट्स में एक्टिव डिवाइडेड है। कौन कौन सा? फर्स्ट इज द सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड वन इज द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। देखो, सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या काम करता है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम किसी भी कहते हैं किसी भी रिसेप्टर से, किसी भी रिसेप्टर से किसी स्टिमुलस को, किसी भी रिसेप्टर से किसी भी स्टिमुलस को लेके, ठीक है, कहाँ जाएगा? सॉरी, नहीं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम से किसी भी ऑर्डर को लेके कहाँ जाएगा? स्केलेटल मसल्स के पास जाएगा, यानी कि वॉलेंट्री मसल्स के पास जाता है, ठीक है। जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम के जो नर्व्स होंगे वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकल के कहाँ जाएंगे? जो मसल्स हैं बेटा, ठीक है, जो वॉलेंट्री मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स हैं, उनके पास जाएगा, ठीक है। वहीं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या होगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकल के नर्व्स कहाँ जाएंगे? इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स और स्मूथ मसल्स के पास जाएंगे, ठीक है। इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स और स्मूथ मसल्स के पास जाएंगे। मसल्स के टाइप्स भी हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है, तो ध्यान रखना। सोमैटिक नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकल के स्केलेटल मसल्स और वॉलेंट्री एक्ट हैं मसल्स के पास जाएगा। वहीं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकल के इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स और स्मूथ मसल्स के पास जाता है, ठीक है। अच्छा, अब एएनएस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हम लोग आगे और फर्दर डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। फिलहाल बस ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम याद रखना, ठीक है। क्या क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में फर्दर डिवाइडेड इनटू सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड autonomic nervous system. Somatic nervous system from CNS to the skeletal muscles, autonomic system CNS from the to the involuntary muscles, ठीक है। अच्छा, और ANS is further divided into sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system, ठीक है। चलो,
अब नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा न्यूरॉन्स की तरफ। न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। हम ये भी कह सकते हैं इट इज द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, न्यूरॉन की अगर हम लोग बात करें बेटा, ठीक है, तो अगर एक न्यूरॉन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो न्यूरॉन के 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, न्यूरॉन के 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, कौन कौन से एक पार्ट होता है? ऑब्वियसली एक तो हेड होगा, दूसरा हमारा ये बॉडी होगा, और तीसरा हमारा टेल होगा। ठीक है, हेड, बॉडी एंड टेल। ठीक है, अब देखो हेड की बात करें तो जो हेड है बेटा, दिस इज द हेड, और न्यूरॉन के हेड को साइटॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइटॉन कहा जाता है। ठीक है, साइटॉन की अगर हम लोग बात करें बेटा तो क्या प्रेजेंट होता है? पहले तो एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ठीक है, और साथ ही साथ साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब देखो अगर आपको मसल्स याद होगा तो मसल्स के साइटोप्लाज्म को हम सार्कोप्लाज्म कह रहे थे, है ना? मसल्स के साइटोप्लाज्म को हम लोग सार्कोप्लाज्म कहते हैं। उसी तरह न्यूरॉन के साइटोप्लाज्म को हम न्यूरोप्लाज्म कहते हैं। न्यूरॉन के साइटोप्लाज्म को हम न्यूरोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इस न्यूरोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म में क्या क्या प्रेजेंट है बेटा? सबसे पहले तो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये तो हमने देख लिया। नेक्स्ट बहुत सारे रखते हैं, क्या प्रेजेंट है? निजल्स ग्रैनुअल्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? निजल्स ग्रैनुअल्स प्रेजेंट। ये ग्रैनुअल्स होता क्या है? ग्रैनुअल्स हमने WBC में भी पढ़ा था। ठीक है, तो ग्रैनुअल्स क्या क्या होता है बेटा? राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों मिला के एक जो बनता है। ठीक है, राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिला के जो बनता है। तो अगर आपने सेल चैप्टर पढ़ा होगा, फर्स्ट चैप्टर, और अगर आपको चीज़ें याद हैं तो राइबोसोम अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच हो जाए तो हम उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते थे, RER कहते थे। ठीक है, और इस RER का फंक्शन क्या हो जाता है? द फंक्शन ऑफ RER इज प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, राइबोसोम जो है वो प्रोटीन बनाता है। ठीक है, चलो, तो एक तो हो गया हमारा निजल ग्रैनुअल्स। साथ ही साथ इसमें छोटे छोटे फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। इन फाइबर्स को न्यूरोफाइब्रिल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूरोफाइब्रिल्स कहा जाता है। इस न्यूरोफाइब्रिल का काम क्या बेटा? न्यूरोफाइब्रिल का काम होता है इस स्ट्रक्चर, ये जो हमारा न्यूरॉन का जो बॉडी है उसको फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना या स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। अगर ये फाइबर्स नहीं होगा तो ये जो न्यूरॉन्स है ये कोलैप्स कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? कोलैप्स कर सकते हैं। चलो, अब देखो ये जो न्यूरोप्लाज्म जो है, ठीक है, ये न्यूरोप्लाज्म फर्दर क्या करता है? ये फर्दर आगे की तरफ बढ़ता है। ठीक है, ये फर्दर आगे की तरफ बढ़ता है। ठीक है, इस तरफ भी और पीछे की तरफ भी। ठीक है, न्यूरोप्लाज्म जो है वही आगे की तरफ भी और पीछे की तरफ भी ये फर्दर और प्रोसीड करता है। ठीक है, जब ये आगे की तरफ प्रोसीड करता है बेटा तो एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम लोग डेंड्राइट्स कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? डेंड्राइट्स कह रहे हैं। अब ध्यान देना यहाँ पे कि क्योंकि ये साइटोप्लाज्म या न्यूरोप्लाज्म ही है जो कि आगे बढ़ के आते डेंड्राइट्स बना रहा है, तो डेंड्राइट्स में भी क्या प्रेजेंट होंगे? तो निजल्स ग्रैनुअल्स प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे? तो निजल्स ग्रैनुअल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, चलो, तो दिस होल पार्ट इज नॉन एज द साइटोन, या फिर इसे सेल बॉडी भी कहा जाता है। ठीक है, तो साइटोन में क्या क्या हो गया? न्यूक्लियस, निजल्स ग्रैनुअल्स, न्यूरोप्लाज्म, डेंड्राइट्स। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेटा, ये जो कहते हैं न्यूरोप्लाज्म है, ये फर्दर और प्रोसीड करता है। ठीक है, और इस न्यूरॉन का बॉडी बनाता है। ठीक है, लॉन्ग एलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं? दिस इज नॉन एज द एक्सॉन। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? एक्सॉन कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं बेटा एक्सॉन में क्या है। देखो ये जो हमारा न्यूरोप्लाज्म था, जब ये एक्सॉन में रखते हैं, फर्दर रखते हैं, प्रोसीड करता है। ठीक है, तब हम इसे यहाँ पे जब ये जो कहते हैं न्यूरोप्लाज्म जो है जब एक्सॉन में ट्रैवल कर रहा है हम इसे एक्सोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? एक्सोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, अब देखो एक्सॉन का जो आउटर लेयर जो होगा बेटा, एक्सॉन का जो आउटर लेयर होगा दैट विल बी नॉन एज एक्सोलेमा। क्या कहलाएगा वो? एक्सोलेमा कहलाएगा। याद करो,
मसल्स में हमने क्या पढ़ा था कि मसल्स का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, मसल्स का जो आउटर लेयर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, हम उसे क्या कह रहे थे, सार्कोलेमा कह रहे थे। तो उसी तरह एक्सॉन का जो है आउटर मेम्ब्रेन जो होगा उसे हम लोग एक्सोलेमा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, एक्सोलेमा कहते हैं। चलो अब देखो यहाँ पे एक शीट प्रेजेंट है बेटा, एक शीट प्रेजेंट है। ठीक है, क्या प्रेजेंट है, एक शीट प्रेजेंट है। दिस शीट इज नॉन एज माइलिन शीट। इसे क्या क्या कहा जाता है, इसे माइलिन शीट कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, माइलिन शीट कहा जाएगा। माइलिन शीट बनाता कौन है, माइलिन शीट को बनाने के लिए यहाँ पे एक सेल प्रेजेंट है। माइलिन शीट को बनाने के लिए यहाँ पे एक सेल प्रेजेंट है। ये सेल का क्या नाम है, दिस सेल इज नॉन एज श्वान सेल्स। इस सेल का क्या नाम है, श्वान सेल्स। ठीक है, अब देखो माइलिन शीट और श्वान सेल्स में एक ध्यान रखने वाली बात क्या है बेटा, कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो दो माइलिन शीट के बीच में गैप प्रेजेंट है। दो माइलिन शीट के बीच में गैप प्रेजेंट है ना। लेकिन दो श्वान सेल्स के बीच में गैप प्रेजेंट नहीं है, दे आर कंटिन्यूअस। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं भाई कि जो हमारा श्वान सेल्स है वो कंटिन्यूअस है, वो लगातार है। ठीक है, लेकिन जो हमारा माइलिन शीट है वो डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, क्या है भाई, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, अब देखो जो श्वान सेल्स का जो है आउटर लेयर जो होगा, श्वान सेल्स का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, हम उसे न्यूरीलेमा कहेंगे। क्या कहेंगे, न्यूरीलेमा कहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो श्वान सेल्स का जो आउटर लेयर उसे न्यूरीलेमा, फिर श्वान सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, माइलिन शीट, और फिर माइलिन शीट के जस्ट बाद क्या प्रेजेंट है, एक्सॉन का एक आउटर लेयर विच इज द एक्सोलेमा। ठीक है, ये याद रहेगा। अच्छा अब देखो बेटा, दो कंसेक्यूटिव माइलिन शीट के बीच में जो गैप प्रेजेंट है, दो कंसेक्यूटिव माइलिन शीट के बीच में जो गैप प्रेजेंट है, उस गैप को नोड ऑफ रैनवियर कहते हैं। क्या कहते हैं, नोड ऑफ रैनवियर। रणवीर मत पढ़ लेना बेटा। ठीक है, दैट इज नोड ऑफ रैनवियर। ठीक है, चलो तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सॉन। ठीक है, ये एक्सॉन की हमने बात की। अब हम लोग फर्दर आगे बढ़ते हैं, विच इज द लास्ट पार्ट इज द जो हमारा टेल है। ठीक है, टेल में क्या प्रेजेंट है बेटा, अगर आप देखोगे तो ये आगे चल के एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, बटन लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है लास्ट में। ठीक है, जैसे डोर का जो नॉब होता है, जो डोर नॉब होता है, लास्ट में आके ये नॉब बना रहा है एक। ठीक है, तो दिस इज नॉन एज सिनेप्टिक नॉब। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज नॉन एज सिनेप्टिक नॉब कहते हैं। ठीक है, अब इस सिनेप्टिक नॉब में प्रेजेंट होता है सिनेप्टिक वेसल्स। ठीक है, और इसमें आते प्रेजेंट होते हैं बेटे न्यूरोट्रांसमीटर्स। अच्छा लिख रखा है मैंने, न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर्स आपको अगर याद होगा तो हमने कहाँ पढ़ा था, न्यूरोट्रांसमीटर्स हमने ऑलरेडी मसल्स वाले चैप्टर में पढ़ रखा था। एक न्यूरोट्रांसमीटर का एग्जांपल अगर आपको याद हो जो मैंने बताया था, तो एग्जांपल हो जाएगा एसिटाइल कोलिन। ठीक है, एसिटाइल कोलिन। ठीक है, और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, गाबा हो सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो जो मेजर एग्जांपल है दैट इज द एसिटाइल कोलिन। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट आवर न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा ही है। ठीक है, एग्जाम में आपको स्ट्रक्चर बनाना आ सकता है और इनफैक्ट आएगा भी, कोई ना कोई तो आपको डायग्राम बनाना आएगा ही। ठीक है, तो डायग्राम बनाते टाइम आप दो चीज़ों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहली बात, आपको पहले भी बताया गया होगा बट मैं फिर भी बता रहा हूँ। सबसे पहली बात तो आप हमेशा पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे, आप पेन से डायग्राम कभी नहीं बनाएंगे। ठीक है, एग्ज़ाम में जब आप बोर्ड्स का एग्ज़ाम लिखने जाओगे तो आप हमेशा पेंसिल से ही डायग्राम बनाओगे, आप कभी भी पेन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरी बात, अगर हो सके तो कोशिश करना कि जब भी आप लेबलिंग करें तो हमेशा राइट साइड में करें, कभी भी लेफ्ट साइड में लेबलिंग ना करें। ठीक है, इन दो बातों का ध्यान ज़रूर रखना डायग्राम बनाते टाइम। ठीक है, और डायग्राम बनाने की बेटा प्रैक्टिस करना ज़रूर। ठीक है, चलो सो दिस वाज अबाउट द न्यूरॉन्स। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स की। चलो
अब अगर टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स की बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेसेस। प्रोसेसेस का क्या मतलब है कि कितने एक्सॉन हैं और कितने डेंड्रॉन्स हैं, ठीक है, यानी कि कितने एक्सॉन और कितने डेंड्राइट्स हैं, ठीक है। सबसे पहली बात करते हैं बेटा, फर्स्ट इज द यूनिपोलर। यूनिपोलर न्यूरॉन का क्या मतलब है कि उस यूनिपोलर न्यूरॉन में एक सेल बॉडी होगा और सिर्फ एक एक्सॉन होगा, ठीक है, कोई डेंड्राइट नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ सेल बॉडी होगा और एक एक्सॉन प्रेजेंट होगा। जैसे ये सेल बॉडी है, ठीक है, और उसके साथ एक एक्सॉन निकला हुआ है, ठीक है, कोई डेंड्राइट नहीं है इसमें, ठीक है। ऐसा न्यूरॉन कहाँ प्रेजेंट होता है? ये एम्ब्रॉयनिक स्टेज में प्रेजेंट होता है। जब जब कोई बेबी एम्ब्रॉयनिक स्टेज में प्रेजेंट होगा तो उसमें जो न्यूरॉन्स हो गया वो यूनिपोलर न्यूरॉन होंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा बाइपोलर न्यूरॉन की। बाइपोलर न्यूरॉन कहाँ प्रेजेंट होता है? उसमें एक एक्सॉन होगा और एक डेंड्राइट होगा, ठीक है, और ऑब्वियसली साथ में एक सेल बॉडी भी होगा, ठीक है। सो दिस इज द सेल बॉडी, ठीक है। इससे एक न्यूरॉन निकला, सॉरी एक डेंड्राइट निकला हुआ और एक एक्सॉन निकला हुआ है, ठीक है। एक सेल बॉडी है, उससे एक डेंड्राइट निकला हुआ और एक एक्सॉन निकला हुआ है, ठीक है। इसका एग्जांपल ये कहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है बेटा? तो ये रेटिना में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, रेटिना में भी प्रेजेंट होता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा मल्टीपोलर। मल्टीपोलर का क्या मतलब है? एक सेल बॉडी होना चाहिए, एक एक्सॉन होना चाहिए और मल्टीपल डेंड्राइट्स होने चाहिए, ठीक है, एक से ज्यादा डेंड्राइट होने चाहिए, ठीक है। दैट विल बी नॉन एज मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, ठीक है। मल्टीपोलर में क्या हो गया? एक सेल बॉडी, एक एक्सॉन और कई सारे डेंड्राइट्स, दैट विल बी नॉन एज मल्टीपोलर। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा? सेरिब्रल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो हमारे सेरेब्रम है उसके कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है। कॉर्टेक्स और मेडुला आपको पता होगा, कॉर्टेक्स जो है वो पेरिफेरी पार्ट को कॉर्टेक्स बोला जाता है और इनर पार्ट को मेडुला बोला जाता है, ठीक है। तो कहाँ प्रेजेंट है भाई? तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ माइलिन शीथ। देखो दो तरीके के न्यूरॉन हो सकते हैं, एक जिसमें कि माइलिन शीथ प्रेजेंट है, एक जिसमें कि माइलिन शीथ प्रेजेंट है। ऐसे न्यूरॉन को माइलिनेटेड न्यूरॉन कहते हैं और वो कहाँ प्रेजेंट होता है? वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होता है। वहीं दूसरा होता है नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, इसमें कि माइलिन शीथ एब्सेंट होता है, ठीक है, इसमें माइलिन शीथ एब्सेंट होता है लेकिन श्वान सेल्स प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। श्वान सेल्स दोनों में प्रेजेंट है लेकिन एक में माइलिन शीथ प्रेजेंट है, एक में माइलिन शीथ एब्सेंट है। तो जो नॉन माइलिनेटेड है वो कहाँ का प्रेजेंट होता है? एएनएस और एसएनएस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। उनके फंक्शंस क्या क्या हैं? सबसे पहली बात करें बेटा तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेंसरी न्यूरॉन, या फिर इसे एफरेंट न्यूरॉन भी कहा जाता है। सेंसरी न्यूरॉन या फिर एफरेंट न्यूरॉन भी कहा जाता है। सेंसरी या एफरेंट न्यूरॉन का काम क्या है बेटा? ये जो स्टिमुलस आएगा, ठीक है, स्टिमुलस आएगा किसके पास? किसी रिसेप्टर के पास, ठीक है, वो उस रिसेप्टर से उस स्टिमुलस को उठा के कहाँ लेके जाएगा भाई? तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास लेके जाएगा। अब अगर आपको नहीं पता हो तो स्टिमुलस क्या होता है और रिसेप्टर क्या होता है? स्टिमुलस क्या है? आपके एनवायरनमेंट में कोई सडन चेंज आया, फॉर एग्जाम्पल कहीं पे आग जल रही है, क्लासिक एग्जाम्पल जो है वो आग जल रही है, आपने अपना हाथ यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, तुरंत आपको हीट का एहसास होगा, ठीक है। तो जो आपने हाथ लगाया तो जो आपकी स्किन होगी, जो आपकी स्किन होगी वो रिसेप्टर का काम करेगी, वो रिसेप्टर का काम करेगी, ठीक है। और क्योंकि आपने इस आग के पास अपना हाथ लाया तो क्योंकि टेम्परेचर बहुत ही जल्दी हाई रेज हो गया, दैट विल बी नॉन एज स्टिमुलस, ठीक है। जो आपके एनवायरनमेंट में सडन चेंज आया दैट विल बी द स्टिमुलस, ठीक है। और इस स्टिमुलस को कौन रिसीव कर रहा है? रिसेप्टर कर रहा है। रिसेप्टर से ये सेंसरी या एफरेंट न्यूरॉन, ठीक है, सेंसरी या एफरेंट न्यूरॉन इस रिसेप्टर से इस स्टिमुलस को कहाँ लेके जाएंगे? तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लेके जाएंगे, ठीक है। ये हो गया सेंसरी न्यूरॉन। दूसरी बात करें बेटा, नेक्स्ट इज इफेक्टर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और इफेक्टर न्यूरॉन, ठीक है, सॉरी
मोटर न्यूरॉन और इफरेंट न्यूरॉन, इफेक्टर नहीं होगा, मोटर न्यूरॉन या फिर इफरेंट न्यूरॉन। एफरेंट और इफरेंट यहाँ पे भी देखते हैं, डिफरेंस याद रखना, ठीक है। एफरेंट और इफरेंट अगर आपको याद हो तो हमने ये नेफ्रॉन्स में भी पढ़ा था, ठीक है। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत कर जाना, नेफ्रॉन का एफरेंट इफरेंट अलग है और न्यूरॉन का एफरेंट इफरेंट अलग है। नेफ्रॉन का एफरेंट इफरेंट ब्लड वेसल था और न्यूरॉन का एफरेंट इफरेंट तो ऑब्वियसली न्यूरॉन ही है, ठीक है। यहाँ पे एफरेंट जो है वो सेंसरी है, इफरेंट जो है वो मोटर है, ठीक है। अब देखो ये इफरेंट या मोटर नर्व्स क्या काम करेंगे। अब देखो रिसेप्टर से कोई स्टिमुलस आ गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ठीक है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये जो एक इम्पल्स आया है उसको प्रोसेस करेगा, ठीक है। प्रोसेस करेगा तो उसको पता चलेगा कि भाई आपका हाथ जो है वो आग में है, तो अब आग को, आग से अब अगर हाथ को बचाना है, जलने से बचाना है, तो हाथ को पीछे खींचना पड़ेगा, ठीक है। इस ऑर्डर को सेंट्रल नर्वस सिस्टम मोटर या इफरेंट न्यूरॉन के थ्रू किसके पास भेजेगा, इफेक्टर मसल के पास भेजेगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि ठीक है सेंसरी न्यूरॉन ने क्या किया, रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास लेकर आया इम्पल्स को, ठीक है। तो मोटर न्यूरॉन क्या करेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिसेप्टर के पास लेके जाएगा, नहीं। मोटर न्यूरॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ऑर्डर को इफेक्टर मसल के पास लेके जाएगा, ठीक है, रिसेप्टर के पास लेके नहीं जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जब हाथ आपका आग में गया था तो योर स्किन वॉज एक्टिंग एज अ रिसेप्टर, ठीक है। लेकिन जब हाथ को पीछे खींचने का ऑर्डर जब आएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, तो वो आपके स्किन के पास नहीं जाएगा, वो आपके हाथ के मसल्स को जाएगा। जब वो हाथ के मसल्स को जाएगा तभी तो हाथ के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और हाथ जब वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तभी आपका हाथ पीछे आ पाएगा, है ना। इसीलिए मोटर न्यूरॉन हमेशा ऑर्डर को, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर मसल के पास लेके जाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट इज अ रिले और एसोसिएटिव न्यूरॉन। रिले या फिर एसोसिएटिव न्यूरॉन ये क्या काम करते हैं बेटा भाई, कि जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, यानी कि जो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है, ठीक है। अब ब्रेन का भी एक दो पार्ट होगा, ठीक है, दो हेमिस्फेयर होते हैं ब्रेन के, ठीक है। तो अगर एक हेमिस्फेयर से दूसरे हेमिस्फेयर में किसी मैसेज को लेके जाना है, किसी मैसेज को एक हेमिस्फेयर से दूसरे हेमिस्फेयर या एक ही हेमिस्फेयर के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में अगर लेके जाना है, या फिर ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड में किसी मैसेज को लेके जाना है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो भी एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस होंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो भी आते हैं एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस होंगे, उसके लिए कौन सा न्यूरॉन जिम्मेदार होगा, फॉर दैट रिले न्यूरॉन या फिर एसोसिएटिव न्यूरॉन विल बी रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। आई बात समझ में। चलो तो फिर आज की क्लास में यहीं तक रखता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नर्व इम्पल्स क्या होता है, नर्व इम्पल्स कैसे जेनरेट होता है, कैसे ट्रांसमिट होता है, फिर उसके बाद हम सिनैप्स के बारे में पढ़ेंगे, और फिर हम जो हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और ये सब जो है इनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ फॉर ऑल, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।